हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू मेक ए केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। नाउ बच्चे, मैंने ये देखा है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि प्रॉपर तरीके से बच्चों को प्रोजेक्ट में गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से बच्चे प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि प्रॉपर कोई भी एक चैनल नहीं है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे। बट मैंने इसी का सॉल्यूशन के लिए पूरा एक सेपरेट चैनल क्रिएट कर दिया है, प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें मैंने पूरा कंप्लीट और डिफरेंट टॉपिक CBSE के अकॉर्डिंग उस पर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है आपका, बिकॉज ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज CBSE में जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का होता है बच्चे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 मार्क्स में 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का वाइवा, जो लेटर ऑन बिल्कुल एंड में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वाइवा टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। रीज़न बिकॉज ये जो पूरा वीडियो है वो मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है, वाई CBSE इज इंट्रोड्यूस दिस। देन सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्टार्ट द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो वो भी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द CBSE गाइडलाइंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आप CBSE गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम उसका बिल्कुल सेपरेट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी CBSE गाइडलाइंस है फॉर द प्रोजेक्ट, उनको ध्यान में रखना है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एंड तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज उसमें मैं पूरी स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर ए केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, पूरे स्टेप्स विद अ सैम्पल प्रोजेक्ट। तो वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज उससे तो आपको सब कुछ ही समझ में आएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है कि हाउ, बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है कि सर हाउ टू डेवलप केस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बिल्कुल सैंपल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि केस क्या होता है, कैसे डेवलप करते हैं और किसका एनालिसिस कैसे करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। एंड में हम वाइवा टिप्स भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, आखिर ये प्रोजेक्ट होता क्या है। तो देखिए बच्चे, CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट है, एक टास्क है दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ देयर कोर्स असेसमेंट। क्योंकि CBSE ने अपने कोर्स के अंदर ही, जैसे CBSE का जो हमारा पेपर होगा बोर्ड का 12th क्लास का या 11th क्लास का, उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज असाइंड बाय CBSE और एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस। सेकेंड, अगर हम बात करें तो दिस द पीस ऑफ वर्क असाइंड टू यू इज टू एनालाइज एन इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बियॉन्ड वॉट यू हैव स्टडीड इन क्लासरूम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो रियल लाइफ है, देयर इज ए गैप। तो CBSE बेसिकली CBSE ने, वाई है CBSE इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, CBSE वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ। तो इसी वजह से CBSE चाहता है कि जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली जो है वो आपका क्या होना चाहिए, टोटली जो है वो रियल लाइफ से हाउ टू कनेक्ट। तो इसीलिए CBSE ने प्रोजेक्ट असाइन किया है कि आप इकोनॉमिक्स की कोई भी इवेंट्स हैं, कोई भी थ्योरीज है और कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको लेना है और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, या फिर जो रियल लाइफ में कुछ भी इकोनॉमिक हैपनिंग चल रही है उनका एनालिसिस आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो ये इकोनॉमिक्स में एक प्रोजेक्ट का मतलब होता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो एक नॉट अ पीस ऑफ पेपर है, ये आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू अप्रोच ए प्रोजेक्ट वर्क।
कैसे हम स्टार्ट करें प्रोजेक्ट वर्क को। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप होती है कि आपको अपना एक गाइड सेलेक्ट करना है, मतलब अंडर द गाइडेंस आपको काम करना है। बिकॉज उसका भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे क्योंकि गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने गाइडेंस, मतलब आपके लिए गाइड कौन हो सकते हैं, आपके इकोनॉमिक्स टीचर हो सकते हैं, मैं भी आपके लिए गाइड हो सकता हूं क्योंकि मैं आपके लिए सारा रिसर्च करके पूरा प्रोजेक्ट वीडियो लेके, मेरा वीडियो भी आपके लिए गाइड हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके लिए गाइड हो सकते हैं, और भी कोई स्कॉलर्स जो है वो गाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, इवन बिफोर यू सेलेक्ट द टॉपिक, अपॉइंट अ गाइड, मतलब आपको अपना गाइड सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड, योर इकोनॉमिक्स टीचर, योर पेरेंट्स, मेरा वीडियो, ये सारे आपके गाइड हो सकते हैं। इट इज़ a good practice to discuss everything or anything related with your project to guide। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सब कुछ डिस्कस कर लीजिए कि ये मेरा टॉपिक है, इसमें आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये सारा डिस्कस करना। क्यों? इसका रीज़न देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, बिकॉज इससे आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी। आपका एक मैथोलॉजी है, वो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स का टीचर या जो मेरा वीडियो है जो CBSE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में है या नहीं है, एज पर द CBSE गाइडलाइंस है या नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपना एक गाइडेंस आपको जरूरी है, और इसलिए आपको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। बाकी देखो, सब कुछ आप ही को करना है, बट एक जो हेल्प होती है, एक सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एज पर द CBSE गाइडलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ताकि फिर बाद में आपको सारा वापस चेंज नहीं करना पड़े। तो इससे अच्छा है कि डे 1 से आप ये डिस्कस करके चलें। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, विच इज़ वेरी वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, जो जिसमें 99% बच्चे बहुत बढ़िया मिस्टेक्स करते हैं, भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टॉपिक सेलेक्ट जब हम करते हैं तो आपका जो सेलेक्टिंग आइडियाज टॉपिक, देखिए आपका जो टॉपिक का जो मेन जो डिफरेंस है, देखो, इट मेक्स ए बिग डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ये डिसाइड करेगा कि आपका टॉपिक एक अच्छा है, एक एवरेज है, एक एक्सीलेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ही आपके प्रोजेक्ट को क्या करेगा, एक डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान रखना है CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपका टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वाइल सेलेक्टिंग योर टॉपिक, 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इंटरेस्ट। यू मस्ट सेलेक्ट योर टॉपिक एज पर योर इंटरेस्ट। देखिए, अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप अपने सिलेबस से बेस्ड टॉपिक ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर या उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक लेके आप एक तो ये सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड, जो करंट इश्यूज है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन टॉपिक जब भी आप करें तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो डेफिनेटली आप उसमें अपना 100% देंगे, और जो आपका आउटकम आएगा वो अमेजिंग आने वाला है। सेकेंड, जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें तो आपके रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए, क्योंकि केस टोटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जो टॉपिक आपने लिए है, क्या इसकी रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या इसके डेटा अवेलेबल है। तो टॉपिक के साथ साथ आपको पहले ये भी रिसर्च करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि वो आपको इजीली अवेलेबल होगी या नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप टॉपिक भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जैसे आप 50% आपने कर लिया, फिर आपको लगा कि यार इससे तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो फिर आप उसको मिड में जाके चेंज करेंगे, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट चेंज योर टॉपिक, क्योंकि अगर आपने वंस यू सेलेक्ट, आपने 50% काम कर लिया, वापस चेंज करोगे तो आपका अननेसेसरी टाइम खराब होगा। और 12th क्लास में ये आपके लिए इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट में हम अननेसेसरी टाइम खराब ना करें, क्योंकि हमारे को थ्योरी भी पढ़नी है, अच्छा स्कोर करना है, तो इसलिए हमारे को ये ज़रूरी होता है। तो इन 3 पॉइंटों का आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द 3 पिलर्स फाइल द सेलेक्टिंग ऑफ टॉपिक। एक आपको इंटरेस्ट ध्यान रखना है, एक आपको उसका जो डेटा अवेलेबल है रिसोर्सेज, और एक बाद में हमारे को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। थर्ड जो अप्रोच है बच्चे वो है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको कहाँ से, क्योंकि देखो आपका प्रोजेक्ट क्या है, केस बेस्ड प्रोजेक्ट, और वो टोटली बेस्ड ऑन योर
सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट, कि आपको जो सेकेंडरी डेटा लेना है वो कहाँ से लेना है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट की जो वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, जो रिलायबिलिटी है, वो सारे डिपेंड करती है आपके डेटा, सोर्स ऑफ डेटा। तो इसलिए सोर्स ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च करके आपके लिए कुछ लिस्ट लेके तैयार करी है, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है कि आप ये सोर्सेज यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका टॉपिक अगर टोटली बेस्ड ऑन योर सिलेबस, तो आपका टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत बड़ा सोर्सेज हो सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के लिए। और ये सेकेंड, वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। इन्वेस्टोपीडिया, यहाँ भी देखिए, दिस वेबसाइट ऑफर वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स एंड ट्यूटोरियल ऑन वेरियस इकोनॉमिक टॉपिक। तो ये भी एक अच्छा सोर्सेज है, ऑथेंटिक सोर्सेज है। देन वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। देन उसके बाद में ऑनलाइन जर्नल्स एंड पब्लिकेशन, जिसमें गूगल स्कॉलर्स आ गया, जीएसटी और आ गया। ये सारे क्या ऑनलाइन जो है जर्नल्स और पब्लिकेशन, जो बहुत ही ऑथेंटिक है, रिलायबल है इनके डेटा। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नाउ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस इज ए वेरी गुड इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट ट्रेड एंड जनरल से रिलेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं। इसमें सेंट्रल सीएसओ का वेबसाइट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट पब्लिकेशन है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। देन लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी, और आजकल तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल लाइब्रेरी। वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यहाँ से बैठे कहीं से भी आप वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक थिंक टैंक्स एंड द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जो केवल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे रिसर्च करते हैं और अपने डेटा पब्लिश करते हैं, जो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो वहाँ से भी, जैसे यहाँ बहुत सारे नेम भी मैंने सजेस्ट कर रखे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन अकेडमिक डेटाज जो है वो भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जो मैंने यहाँ सजेस्ट किए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में इंटरव्यूज़, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट होती है, या इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिबेट होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं इकोनॉमिस्ट के, जैसे आरबीआई के गवर्नर का इंटरव्यू हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ का, मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ में भी आपको बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सारे सोर्सेज है, ऑथेंटिक सोर्सेज है, जहाँ से आप अपना सेकेंडरी डेटा और जो भी आपको डेटा यूज़ करना हो कलेक्ट कर सकते हैं। बट लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि यू मस्ट लर्न टू कलेक्ट द मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, ट्राई टू चेक द वैलिडिटी। तो ऐसा नहीं कि जो कुछ मिला कहीं से भी मिल रहा है वो सब कुछ आपको ध्यान अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी आपको चेक करनी होती है। तो इसलिए डू नॉट पुट एनीथिंग एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता दिए हैं, वहीं से आप अपना डेटा लीजिए, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट की वैलिडिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बच्चे, इस वीडियो का थर्ड पार्ट आ चुका है, दैट इज सीबीएसई गाइडलाइंस। नाउ ये सीबीएसई गाइडलाइंस आ गई है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्टिव, भाई वाई सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट। सीबीएसई ने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया? देखिए, सबसे पहले सीबीएसई चाहता है कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसका डीपर नॉलेज आपको हो। सीबीएसई चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े इकोनॉमिक्स को लेके, आपका रिसर्च वर्क बढ़े, एनालिटिकल स्किल बढ़े, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारे सीबीएसई वांट टू डेवलप बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोजेक्ट वर्क। डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द लर्निंग इकोनॉमिक थ्योरीज, ये आपका बढ़े। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो आपकी डेवलप होगी। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव है सीबीएसई की, ऐसा नहीं है कि केवल पेपर वर्क है। सीबीएसई आपको इतनी सारी लर्निंग डेवलप करना चाहता है, जो जिसकी वजह से सीबीएसई ने ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीएसई वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ, दैट्स व्हाई सीबीएसई इंट्रोड्यूस द। तो ये ऑब्जेक्टिव ने डिस्कस कर लिया सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क आर, अब सीबीएसई की जो आपके प्रोजेक्ट्स है वो क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो देखिए, सबसे पहले आपका पूरी साल में एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, ओनली सिंगल प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद जो उसकी वर्ड लिमिट है वो दे रखी है 3500 से 4000 के आसपास, मतलब अराउंड 30 to 40 पेजेस आप बना सकते हैं।
देन उसके बाद ये प्रेफरेबली हैंड रिटन, मतलब इसमें सीबीएसई की स्पेसिफिक गाइडलाइन लिखी हुई है कि आपका प्रोजेक्ट हैंड रिटन होना चाहिए और आपकी ओन राइटिंग में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रिंट आउट्स नहीं, बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इट विल बी एन इंडिपेंडेंट, मतलब ये ग्रुप टास्क नहीं है, ये इंडिविजुअल टास्क है, आपको खुद को करना है सारा काम, तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ सीबीएसई फ्रॉम योर प्रोजेक्ट या फ्रॉम योर इंडिविजुअल टास्क। तो ये हम सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देन उसके बाद में मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आप प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन या सबमिशन। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर 12th क्लास की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो एग्जामिनर होते हैं, सीबीएसई अपॉइंट करता है। एक्सटर्नल जो एग्जामिनर वो सीबीएसई अपॉइंट करता है और इंटरनल आपके स्कूल के टीचर होते हैं। तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना होता है, जो आपको प्रोजेक्ट फाइल है वो सबसे पहले इंटरनल टीचर के पास प्रेजेंट करना होता है। देन फिर आपकी सीबीएसई की डेट शीट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एक्सटर्नल टीचर के पास उसको प्रेजेंट करना होता है। देन क्वेश्चंस, अब आता है कि भाई जैसे मैंने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता है, इसमें से 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का वाइबा। सो वाइबा सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टोटली विल बी बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट में जो भी आपने इंक्लूड किया है वो थोरोली पढ़िए, एवरीथिंग जो भी आपने डायग्राम सब कुछ आपको थोरोली पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जो क्वेश्चंस है वो टोटली विल बी बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। और इसके लिए आपको और हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वाइबा की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं और आगे अभी एंड में भी वो डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद में द इंटरनल एग्जामिनर शुड चेक कि आप सबसे पहले आपको इंटरनल एग्जामिनर से क्या करना, अपनी बिफोर प्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको पहले इंटरनल एग्जामिनर से चेक करवा लेना है, ताकि जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो वो एक सर्टिफिकेट का पेज होता है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जो इंटरनल टीचर और एक्सटर्नल टीचर सिग्नेचर करेंगे इसका मतलब योर प्रोजेक्ट इज ओरिजिनल, ऑथेंटिक, तो वो आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। देन उसके बाद में इन केस ऑफ एनी डाउट, और अगर मान लो अर्लियर आपने इंटरनल टीचर को दिया और उसमें कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप टाइमली उसको करेक्ट कर सकते हैं, टीचर आपको सजेस्ट कर देगा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल देने से पहले आप इंटरनल टीचर के टच में रहिए और उनसे डिस्कस करते रहिए, या हमारे से भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हम भी आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद में अगेन सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम, जो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके अंदर जो है बेसिकली जो रिलेवेंस ऑफ टॉपिक, अब जो फाइल है वो फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। ये 12 मार्क्स की फाइल है, 8 मार्क्स का वाइबा है, तो फाइल भी फर्दर क्लासिफाइड है कि रिलेवेंस ऑफ टॉपिक, जैसे कि आप जो भी टॉपिक लेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉलेज और रिसर्च वर्क आगे हम पूरा भी डिस्कस करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी विद सैंपल प्रोजेक्ट, तो आपको बताएंगे कि केस स्टडी कैसे डेवलप करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो 6 मार्क्स का होता है आपका। देन उसके बाद में प्रेजेंटेशन टेक्निक का मतलब ऑर्डर ऑफ आंसर, ये भी अभी आगे मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक आप क्या ऑर्डर मेंटेन करेंगे, सब कुछ हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रेजेंटेशन टेक्निक भी बहुत मैटर करती है, जैसे कवर पेज से लेके एंड तक हम सारी स्टेप्स अभी डिस्कस करेंगे विद सैंपल प्रोजेक्ट, वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब वाइबा के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि जो वाइबा है वो सेपरेट 8 मार्क्स का होता है, जो टोटली विल बी बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो थोरोली आप उसको रीडिंग लगाइए और वही उसमें इंक्लूड करिए जो आपको समझ में आ रहा है एंड यू एबल टू एक्सप्लेन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये मार्किंग स्कीम्स है। देन अब सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं, तो वो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए हैं। और बेसिकली मैं आपको अगर बता दूं कि आपको टॉपिक का जो सिलेक्शन है वो आपका 2 तरीके से होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सिलेक्शंस। एक आपका सिलेबस के बेस्ड टॉपिक हो सकता है और एक आपका करंट इश्यूज जो इकोनॉमिक इश्यूज है उन पे हो सकता है। तो अब दोनों में से सपोज आपने अगर करंट इश्यू, देखो इसमें दोनों ही टॉपिक डाल रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट बजट, ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे सेल्फ, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में डाल रखे हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आईडी और मैक्रो से। तो एक आइडिया आपके पास आ गया कि इन पूरे टॉपिक्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक सिलेबस से रिलेटेड और एक करंट इश्यूज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑन द इकोनॉमिक इवेंट्स एंड थ्योरीज, तो वो उन पे भी आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लो गवर्नमेंट की कोई भी नई पॉलिसीज आ रही है, या जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, या श्रीलंका क्राइसिस, मतलब रिसेंटली कोई भी जो हैपनिंग्स हो रही है इकोनॉमी में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अचानक कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ गई हो, तो इस तरीके से आप करंट इश्यूज भी ले सकते हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, बस वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ योर इकोनॉमिक्स और आपके सिलेबस से थोड़ा रिलेट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक यू आर फ्री फॉर दैट कि यू कैन टेक एनी टॉपिक। देखो लास्ट में लिखा हुआ है एनी अदर टॉपिक, भी आप कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो ये एक सजेस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा आप टॉपिक ले सकते हैं। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि ज़्यादातर आप कोशिश करें कि अपने सिलेबस बेस्ड टॉपिक लीजिए, और उससे क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक आपका एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, और एक आपका प्रोजेक्ट भी। और इस पे इन डिफरेंट टॉपिक्स पे, इन सब पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर रखे हैं। सब पे प्रोजेक्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट्स के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, मोस्ट अवेटेड थिंग, दैट इज स्टेप्स टू प्रिपेयर द रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, दैट इज रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, केस बेस्ड प्रोजेक्ट। तो उसकी पूरी स्टेप्स विद अ सैम्पल प्रोजेक्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वन। तो सबसे पहले बच्चे, आपके प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज जो होता है दैट इज योर कवर पेज। तो हाउ टू प्रिपेयर द कवर पेज, दिस इज द सैंपल। तो आपके पास बिल्कुल सैंपल रेडी है। टॉप पे आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना इस तरीके से, बिल्कुल हाईलाइटेड, ठीक है। उसके बाद में आपका स्कूल का लोगो, देन सेशन पर्टिकुलर जो भी आपका सेशन है, देन स्कूल का नेम, और इसके बाद इधर सबमिटेड बाय स्टूडेंट नेम, बोर्ड रोल नंबर, इधर देखिए सबमिटेड टू टीचर का नेम लिखना है। और ये सारा इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है, पूरा एक फॉर्मेटिंग मेंटेन करनी है। और इसको और क्रिएटिव बना सकते हैं आप, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसको और अच्छा क्रिएटिव बनाने के लिए आप इसमें ड्राइंग्स, डूडल्स रिलेटेड योर टॉपिक आप कर सकते हैं। जैसे पीएम पोर्शन के अकॉर्डिंग इसमें इस तरीके से आप ड्राइंग डूडल्स कर रखिए। तो इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बना सकते हैं बाई ड्राइंग द डूडल्स और पिक्चर्स, और इंक्लूड करके रिलेटेड योर टॉपिक। तो आई होप आपको कवर पेज समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट। बट एक्नॉलेजमेंट होता है क्या बेसिकली, देखिए एक्नॉलेजमेंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड इन द कैरिंग आउट द रिसर्च। तो जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प की है, उनको आप एक थैंक यू बोल सकते हैं थ्रू द एक्नॉलेजमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्नॉलेजमेंट, लास्ट में एंड में आपके सिग्नेचर और नेम आता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि आप एक अपनी वैलिडिटी कर रहे हैं कि जो भी वर्क मैंने किया है दैट इज ओरिजिनल है और इंडिविजुअल है, और आपने सेल्फ किया आपके हैंड रिटन में। मतलब यू आर गोइंग टू डिक्लेयर कि दिस इज प्रोजेक्ट इज ओरिजिनल वर्क है, इंडिविजुअल वर्क है, और हैंड रिटन मेरी खुद की राइटिंग में। तो ये डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। अब इसके लिए आपको फॉर्मेट मैंने यहाँ लगा दिया है। इसका जो इस तरीके से आप एक एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार कर देंगे, ऊपर हेडिंग, इसकी जो लैंग्वेज है वो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, वो सेट फॉर्मेट होता है। बस इसमें नेसेसरी चेंज आपको करना है, जैसे स्टूडेंट का नेम, टॉपिक का नेम, टीचर का नेम, और लास्ट में आपका नेम और सिग्नेचर। वैसे नेसेसरी चेंज आपको करने हैं, बाकी सारी लैंग्वेज एज इट इज आप कॉपी करके एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है बच्चे सर्टिफिकेट। नाउ सर्टिफिकेट जो होता है वो एग्जैक्टली क्या है, तो देखिए सर्टिफिकेट इज ए academic designation awarded to the student who are successful completed predetermined coursework in the particular area of field। इसका मतलब ये आपको एक सर्टिफिकेट, मतलब एक आपको रिवॉर्ड है कि आपने एक प्रोजेक्ट किया है एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन किया है, और ये आप तरीके से आपको एक ऑथेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि टीचर इस पे सिग्नेचर कर रहा है। इसका मतलब योर प्रोजेक्ट इज अप टू द मार्क एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस एंड द परफेक्ट वन। तो ये बेसिकली आपके लिए क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। इसका भी फॉर्मेट मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इसमें भी जैसे बेसिकली लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, और इसके जो नेसेसरी चेंजेज है वो आप इसमें कर लीजिएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके टॉपिक का नेम,
अब देखिए यहाँ अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं और तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर और सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर दोनों के कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आप 11th क्लास में बना रहे हैं तो फिर ओनली फॉर द इंटरनल टीचर, बिकॉज 11th क्लास में सारा रोल इंटरनल टीचर का ही होता है। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देन एग्जीक्यूटिव समरी, द समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। बेसिकली ये आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हेडिंग डाल के पेज इंक्लूड कर लीजिए। ये जो तैयार करना आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद कि इसमें सारा जो रिटर्न पार्ट है वो आप बाद में लिखेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ कि इस एग्जीक्यूटिव समरी को आप ट्राई करिए 5 पैराग्राफ में लिखिए, ताकि आपका पूरे प्रोजेक्ट उसमें आपको कवर करना होता है। तो 5 पैराग्राफ क्या हो सकता है? सबसे पहला पैराग्राफ कि वाई यू चूज दिस टॉपिक, मतलब आपने टॉपिक क्यों लिया तो वो बता दो, उसका ऑब्जेक्टिव बता दो। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट कि भाई आपने शुरू से लेके किस तरीके से, आई स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट बाय डेवलपिंग कवर पेज एंड देन सारे स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप सारे स्टेप्स के बारे में बता दो। देन अबाउट योर केस स्टडी कि व्हाट यू डिड इन केस स्टडी, हाउ टू डेवलप, वो उसके बारे में बता दो। फिर आगे पूरी केस स्टडी आगे तैयार भी समझेंगे केस स्टडी उसमें से, और आगे कंक्लूजन का पेज आप तैयार करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन से जो हाईलाइट करना चाहते हो वो एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। ऐसे आगे एक रिकमेंडेशन का पेज हम तैयार करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो यू वांट टू हाईलाइटेड वो आप एक पैराग्राफ। तो इस तरीके से आप 5 पैराग्राफ में अगर एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे, बिलीव मी आपका पूरा प्रोजेक्ट ओनली 2 मिनट्स में 1 मिनट्स में आपने उसको समराइज कर दिया है। और ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और नॉन स्टॉप आप अपने प्रोजेक्ट पे 1 से 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं, जो एक बहुत इंप्रेसिव हो सकता है। और वाइवा में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन इंडेक्स क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पल मैंने आपको लगा ही दिया है। तो सैम्पल आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली आपको टॉपिक के नेम लिखने हैं और इसके पेज नंबर के साथ। ये भी बेसिकली आपको पहले बस पेज की हेडिंग डाल के छोड़ देना है, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद ही आपको फाइनली रिटर्न वर्क करना है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स का भी पेज तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब जैसे हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। वन इज आप अपने सिलेबस से ले सकते हैं, सेकंड आप करंट इश्यूज जो हैपनिंग्स है वहाँ ले सकते हैं। अगर आपने अपने सिलेबस से टॉपिक लिया है तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से लिखेंगे? आपकी टेक्स्ट बुक से। और अगर आपने जो करंट इश्यूज लिए हैं उसके लिए मैंने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे पूरा डिटेल में बताया है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स और वो सारा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, वहाँ से आप सेकेंडरी डेटा इस पर आप जो भी आपको जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आपने ली है, तो जैसे इन्होंने पीएम पोषण स्कीम ली है, तो ये पीएम पोषण जो स्कीम है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये बेसिकली जो है वो टोटली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो उस गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ जो है वो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से मतलब ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो वेबसाइट्स पे जाके इसका डेटा आप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप ये डेटा में इंट्रोडक्शन को आपका जो लेना है वो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए, इन्होंने सारा जो इंट्रोडक्शन लिया है, इनका जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे है, करंट टॉपिक है, तो ये सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपने टॉपिक सिलेबस से लिया तो आप सिलेबस से। तो इस तरीके से देखो 2-2 पेज मैंने एक साथ कंबाइन किया है, ये एक पेज है सेपरेट, इधर हाफ पेज, इससे 2-2 पेजों को मैंने कवर कर लिया है। तो ये इंट्रोडक्शन के 2 पेज हो गए, 2 पेजेस ये हो गए। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखते जाएंगे, फिर 2 पेजेस ये हो गए, और इस तरीके से मिनिमम 6 पेज तो आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जो केस स्टडी है, अगर वो उसके पेजेस ज़्यादा हो गए तो आप इंट्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रखना है, मतलब आपको मिनिमम 30 to 40 पेजेस बनाने, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन को आपको फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि ये इसको बढ़ा के आप पेज इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कम करके आप 30 to 40 की रेंज में ला सकते हैं ना। उसके बाद फिर आता है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां बच्चों को 99% दिक्कत आती है, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो बेटा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं प्रोजेक्ट में, एक होता है सर्वे और एक होता है केस स्टडी। अब जो सर्वे होता है वो बेसिकली प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है, और उसमें बेसिकली आप पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा, और फिर उनकी टेबल, और इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरी प्लेलिस्ट और वीडियो बना रखा है कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है। वो सारा आप उसके लिए, अगर आपको सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट देखना है तो आप उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप पूरा देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो केस स्टडी वाला प्रोजेक्ट है हमारा। सेकंड होता है केस स्टडी इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो टोटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा।
अब वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डेवलप द केस स्टडी एंड उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेज हो गया। अब देखिए केस स्टडी। अब केस स्टडी आपको कैसे डेवलप करनी होती है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि केस स्टडी मतलब टोटली बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा। और जब आप केस स्टडी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एक पेज लगा देंगे जिसमें लिख देंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड केस स्टडी, एक पार्टीशन कर देंगे और उसके बाद फिर आप अपनी केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो देखो केस स्टडी बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेकेंडरी डेटा होता है। तो आपको जैसे इस बच्चे का जो टॉपिक था वो पीएम पोषण गवर्नमेंट स्कीम है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च होने के बाद उसकी क्या प्रोग्रेस रही रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे, वो जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की, डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से, कि पीएम पोषण स्कीम लॉन्च होने से उसके क्या क्या अचीवमेंट्स आए, कि बेसिकली मोटिव क्या था पीएम पोषण स्कीम जो अर्लियर नॉन एज ए मिड डे मील, कि इसकी वजह से जो एजुकेशन है जिसमें अटेंडेंस है बच्चों का, एनरोलमेंट नंबर बढ़ाना है, न्यूट्रिशन बढ़ाना है, ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो क्या वो अचीव हुई, कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो रियल लाइफ में आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में लिख देनी है। इसमें कोई डायग्राम, आपको कोई टेबल इंक्लूड नहीं करनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में लिख देना है। और फिर जब इसका एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हमारे को फिर वो करना है। तो जो भी एनालिसिस आप करेंगे पहले से डिसाइड कर लीजिए 4 पॉइंट्स, और उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप पैराग्राफ में लिख दीजिए। डिफरेंट सोर्सेज से, एक जगह आपको मिलेगा नहीं, तो अलग अलग सोर्सेज से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में इंटरव्यू हो सकता है, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ सकता है, किसी कवरेज मीडिया में कवरेज आ सकता है। इस तरीके से आप अलग अलग जगह से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसको इस पैराग्राफ में आप लिख देंगे। ये सारी मिनिमम 4 पेज तो आपको केस स्टडी मतलब पैराग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। देन उसके बाद में आता है इकोनॉमिक एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब भी आप केस स्टडी डेवलप करेंगे बच्चे, उसी टाइम आप इकोनॉमिक एनालिसिस पहले से ही आप पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। जैसे इन बच्चों ने इकोनॉमिक एनालिसिस मेल न्यूट्रिशन, अटेंडेंस और ये 4-5 पॉइंट इन्होंने पहले ही सेलेक्ट कर लिए। तो ये जो सिलेक्ट पहले से कर लिया आपने, तो केस स्टडी डेवलप करते वक्त उससे पहले ही आप क्या कर लीजिए, उसके जो एनालिसिस के पॉइंट को पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी हेल्प भी हम आपको कर सकते हैं। तो आप पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए। आप पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद भाई ये आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब उसके इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट्स आए वो सारे आपको बताने। तो जब आप पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने केस स्टडी में डाली है और उसी को आगे जाके आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में पर्टिकुलर पॉइंट आपने जैसे ले लिया मेल न्यूट्रिशन, उसके बारे में बता दिया, उसका डेटा ले लिया, उसका ग्राफ्स यूज़ कर लिया और उसके बाद आपको उसका एनालिसिस लिख दिया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि हर केस स्टडी में ग्राफ टेबल बने ही, ग्राफ बने ही, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जहां अगर पॉसिबल है डेटा और जहां ग्राफ बन सकते हो बना लो, अदरवाइज आप थ्योरी में भी पैराग्राफ में भी एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस में आपको करना है क्या, इकोनॉमिकली उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको बताने, तो वो एक आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक मेल न्यूट्रिशन का पॉइंट लिया, फिर अटेंडेंस रेट का लिया और इस तरीके से इन्होंने ये एनालिसिस कर दिया। देन उसके बाद में लोकेशन का ले लिया, फिर फंड्स का ले लिया, ये सारे पॉइंट्स का इन्होंने एनालिसिस किया है। लास्ट में न्यूट्रिशन नॉर्म्स के बारे में एनालिसिस कर दिया। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी का डिफरेंट पॉइंट्स लेके इकोनॉमिकली उनका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसका एनालिसिस करना, और यही इंफॉर्मेशन आपको केस स्टडी में भी रखनी है। बस केस स्टडी में पैराग्राफ में लिखना है, यहाँ उसको प्रॉपर आपको जो स्टैटिकल टूल्स है वो यूज़ करके आपको लिखना है। देन उसके बाद में आता है बच्चे कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन क्या होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। जैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में केस स्टडी डेवलप किया, उसका एनालिसिस किया। नाउ इतना सारा करने के बाद आपके जो ऑब्जर्वेशन है इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, उन सबको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो वो आपका कंक्लूजन होता है बेसिकली। तो इस तरीके से आपको एक कंक्लूजन का पेज तैयार करना है। देन उसके बाद में रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके लिए रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ कर लिया, टॉपिक ले लिया, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया, इसकी केस स्टडी कर दी, एनालिसिस कर दिया, कंक्लूजन लिख लिया। नाउ अब आपके सजेशंस क्या है कि एज इकोनॉमिक स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर सजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द, जैसे ये गवर्नमेंट स्कीम से पीएम पोषण, तो इसके अंदर आप एज इकोनॉमिक स्टूडेंट अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई इसकी क्या वीक पॉइंट रहे, तो उस पर और अच्छा क्या हो सकता था, गवर्नमेंट और क्या स्टेप लेके इसका जो अचीवमेंट्स है
जो कवरेज है वो और बढ़ सकती थी और इसके जो रिजल्ट है और अच्छे आ सकते थे। तो एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सजेशंस टोटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन होता है बट वो एक लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने लॉजिक के साथ आपको ओपिनियन देना है, तो ये भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स में आपको लिखना है। देन बिब्लियोग्राफी। अब देखिए बिब्लियोग्राफी मतलब आपने जो भी सेकेंडरी डेटा यूज़ किया वो कौन कौन से सोर्सेज से यूज़ किया वो यू हैव टू मेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपका प्रोजेक्ट क्या है, केस स्टडी बेस्ड, और केस स्टडी टोटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा का जो सोर्स है वो आपको देना होता है। और जैसे जैसे इनकी जो स्कीम गवर्नमेंट स्कीम थी तो इन्होंने ज़्यादातर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। और एक जो द हिंदू, तो इन्होंने ये सारा मेंशन कर दिया कि कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ किया है, कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इससे पता लगता है कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है ऑथेंटिक सोर्सेज से ली है। इसका मतलब जो है इनका प्रोजेक्ट है वो वैलिड है, ऑथेंटिक है। तो ये इसी वजह से बिब्लियोग्राफी आपको डालनी होती है। नाउ बच्चे, आई होप कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो वीडियो है 4 पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, हाउ टू अप्रोच CBSE गाइडलाइंस और स्टेप्स विद अ सैम्पल प्रोजेक्ट। जहाँ तक मेरे को लगता है कि अब आपको इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो था, मैंने पूरा रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो अगर देखना है तो उसके लिए भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। केस बेस्ड प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट अलग है, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट अलग है, CBSE गाइडलाइंस अलग है, वाइवा टिप्स अलग है। तो ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनमें डिफरेंट टॉपिक्स पे सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मोटिव यही है बच्चे कि आपको इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आए और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया था कि प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को नहीं है और यही पता नहीं होता बच्चों को कि प्रोजेक्ट CBSE ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या उसका मोटिव है, कि व्हाट विल बी द एंड लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।